Hello, friends. A very warm welcome to all the listeners tuned into Radio Udan, a flight of life. This is RJ Rajeshwari with your favorite program, The Book World. The story you are listening to is The Painter of Science by R.K. Narayan. Let's take a very quick recap at the story. रामन हमारा प्रोटैगनिस्ट है जो साइन बोर्ड्स पेंट करता है और लोगों के बाहर नेम प्लेट्स और ऐसे साइन बोर्ड्स बनाता है। मालगुडी टाउन का रहने वाला था और वहां के सब लोग उससे प्रायः जानते थे। अपनी आंट के साथ रहता था जिनका जिंदगी का मकसद सिर्फ रामन की देखभाल करना था और मंदिर जाना और भगवान की कथाएं सुनना। इस दौरान रामन की मुलाकात डेजी नाम की एक लड़की से होती है जो कि फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड होती है और जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही अपनी जिंदगी का मकसद बना चुकी थी। उसने रामन को कहा था उसको अकंपनी करने के लिए कई गांवों में जाने के लिए और वहां पे साइन बोर्ड्स के लिए जगह ढूंढ के आने के लिए। अब आगे हमें ये देखना है कि रामन जी उसके साथ गए कि नहीं गए। चलिए कहानी में आगे चलते हैं। रामन जी और डेजी की आसपास के रूरल एरियाज की यात्रा शुरू हो गई। रामन को डेजी के बारे में बहुत कुछ पता चला। वो बहुत फर्मली और सीरियसली बिलीव करती थी कि इस पॉपुलेशन को किसी तरह रोकना चाहिए और उसका ये मानना था कि उसकी इतनी मेहनत से इस साल में अगर 5% भी पॉपुलेशन रेट कंट्रोल हो जाए तो वो उसको बहुत बड़ा सक्सेस मानेगी अपनी एफर्ट्स का। शी वॉज वेरी सीरियस इन हर ओपिनियन। रामन जी सोच रहे थे अच्छी बात है, एक अच्छा काम कर रहे हो, बट उसके लिए इतना सीरियस होने की क्या जरूरत है? यू कैन बी अ लिटिल मोर सॉफ्ट एंड जेंटल एंड डू योर जॉब, इजंट इट? और तुम मुझे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम्हारा ये सीरियस एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉपुलेशन कंट्रोल मैं शेयर करूं? मेरा काम तो यही था कि तुम्हारे लिए बोर्ड्स बनाना। बस तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं वो अच्छी तरह से बना के दूं। हाँ, मगर रामन जी ही वॉज वेरी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स डेजी। शी ऑलवेज वोर वेरी शैबी सैरी। बाल उनके हमेशा उड़े रहते थे और वो अपने हाथों की हथेलियों से बस उसे ठीक करती रहती थी जैसे कि वो हवा में उड़ रहे हों। स्टिल देयर वॉज समथिंग वेरी चार्मिंग अबाउट हर जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता था। विलेजर्स डेजी के आसपास ही खड़े पाते थे और उसे घूरते रहते थे। जब भी कभी कोई एक विलेज जाते, वहां के किसी स्कूल में या कोई ऐसा परिवार जो उन्हें वेलकम करता, उनके बैल्कनी में, बरंडे में यानी जाके ये लोग ठहरते। विलेज के मेन, विमेन, चिल्ड्रन सबको बुलाया जाता। डेजी सबको फैमिली प्लानिंग के बारे में, इनफैक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, सेक्स एजुकेशन के बारे में चार्ट्स वगैरह हैंग करके ड्राइंग्स के द्वारा सबको समझाती थी। विलेजर्स तो कई बार हंस पड़ते थे, बच्चों को दूर भेजना चाहते थे, बट वो बिल्कुल इरिटेट हुए बिना उन्हें बहुत अच्छे से समझाती थी और कहती थी बच्चों को भी रहने दो, दे शुड अंडरस्टैंड। इस तरीके का एजुकेशन बार बार हर गांव में वो देती चली गई और रामन को इंस्ट्रक्शन देती जाकर वो कोई अच्छी सूटेबल जगह दिखाएं, यानी किसी घर की या मंदिर की दीवार जहां पर कि उनका बोर्ड टांगा जा सके, यानी फैमिली प्लानिंग का बोर्ड। फिर वो उसको जाके अप्रूव करती और उसके बाद वो अगले गांव में चल पड़ते। डेजी कहती कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहले मैं इनको सबको एजुकेट कर दूं इसके बारे में, उसके बाद अगले बार मैं मेडिकल टीम के साथ आऊंगी ताकि इन लोगों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड किया जाए सो एज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन। कब ऐसे ही करते करते एक गांव में एक आदमी आके डेजी को बोला, आप प्लीज मेरे साथ चलेंगे मेरे घर में? डेजी ने कहा मेरी बस मिस हो जाएगी, मुझे अगले गांव जाना है। बट वो माना नहीं। बहुत उसने पर्सुएट करके डेजी को अपने साथ बुला लिया। चले गए रामन और डेजी दोनों। उसने अपने झोपड़ी के अंदर डेजी को भेज दिया और खुद बाहर खड़ा रहा वो आदमी। थोड़ी देर बाद डेजी बाहर निकली और बोली, 12 साल की शादी में 10 बच्चे, क्या तुम अपनी बीवी को मारना चाहते हो? तो उस आदमी ने कहा, हाँ देखिए वो कितनी बीमार हो गई है और वो अभी भी फिर से प्रेग्नेंट थी वो लेडी। डेजी ने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, हाँ वो बहुत बीमार हो गई, मुझे दवाइयों पे खर्चा करना पड़ता है, मगर हम क्या कर सकते हैं, भगवान देता है बच्चों को। तो डेजी ने कहा तुम्हारे बाकी बच्चे कहाँ हैं? तो कहने लग गया 6 तो मर गए।
देखिए भगवान देता है और भगवान बुला लेता है, हम क्या कर सकते हैं। डेजी ने कहा दिस इज रेडिकुलस। और उस आदमी की उम्मीद थी कि डेजी उसकी अबॉर्शन कर दे, यानी गांव वाले उसको अबॉर्शनिस्ट डॉक्टर समझते थे। डेजी ने कहा पहली बात तो ये मेरा काम नहीं है, दूसरी बात वो बहुत एडवांस स्टेज हो चुका है, इस बच्चे को अब आप दुनिया में आने दीजिए, उसका कोई उपाय नहीं है, मगर अगली बार के लिए आप सावधान रहिए और सतर्क हो जाइए। और वो बहुत सैड शी वॉज फीलिंग एंड शी केम आउट एंड शी टॉक टू रामन। देखो ये हालत है लोगों की, इसीलिए मैं इन लोगों के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करना चाहती हूँ। हर गांव में इनको यही सुनने को मिलता बच्चों के लिए कि भगवान देता है, हम उसमें क्या कर सकते हैं। और पॉपुलेशन की लिस्ट इतनी लंबी होती चली गई। डेजी को बिल्कुल ये सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही थी। इनफैक्ट उसे बच्चे ही नहीं पसंद थे। शी यूज्ड टू फील यू हैव नो बिजनेस दैट यू केम हियर। फालतू तुमने लाइनें लंबी कर दी। बच्चों के लिए उसकी ये सोच थी, ऐसा रामन समझता था। रामन डेजी के पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की बहुत कोशिश करता था, मगर डेजी एकदम टाइट लिप्ड रहती थी। कोई भी अपॉर्चुनिटी में वो अपना स्लिप ऑफ द टंग में अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं बताती थी। एक बार रामन ने उसकी वोरेशियस एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली प्लानिंग को देख के पूछा, तुम्हें जिंदगी में कब इच्छा हुई ऐसे एक काम उठाने की? तो डेजी ने कहा जब मैं बहुत छोटी थी तब एक मिशनरी जेंटलमैन ने मुझे इसके बारे में एजुकेट किया था, पॉपुलेशन प्रॉब्लम के बारे में। मैं तब से ही चाहती थी कि मैं इस एरिया में कुछ काम करूं। इतना कह के डेजी बिल्कुल चुप हो गई। शी फेल्ट शी स्टार्टेड स्पीकिंग समथिंग अबाउट हर पर्सनल लाइफ। तो इसके बाद रामन को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता चल पाया। यहां से नेक्स्ट गांव जाने के लिए रामन और डेजी ने बस ली और जाके वो उतरे एक चौराहे पर, जो कि एक रास्ता मेम्पी हिल्स की ओर जाता था। रामन ने कहा ये तो बहुत दूर दराज लगता है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा हम मेम्पी हिल्स के उस पार एक बहुत छोटे से गांव में जा रहे हैं और हमें हिल्स के ऊपर चल के जाना पड़ेगा। सो रामन ने तो अब अपना सोचा मेरी किस्मत तो ये मेरे को कहाँ ले आई। पूछा उसने कितना चलना पड़ेगा? उसने कहा कम से कम 3-4 मील चलना पड़ेगा। बैग उसने उठा के अपने बैग पे टांगा। डेजी ने चल पड़ी। रामन को पीछे चलना ही पड़ा, कोई उपाय नहीं था। वो सोचने लग गया खाली ये इसी का काम है क्या मेरे पास? मेरे वर्कशॉप में और कितने लोगों के काम पेंडिंग पड़े हैं और डेट ऊपर हो चुके हैं उनको देने के, मैं कब जाके उनको फिनिश करूंगा? उसके बारे में तो ऐसे कोई ख्याल नहीं है। शी इज बॉदर्ड ओनली अबाउट हर ओन गोल एंड एम ऑफ लाइफ। खैर रामन उसके पीछे पीछे गया और स्कूल के एक टीचर के घर में उनका बंदोबस्त था। जब वो पहुंचे ऊपर तो वो स्कूल टीचर उन्हें मिल गए, गांव के स्कूल टीचर। उनके घर में इन लोगों का ठहरने का बंदोबस्त किया हुआ था एंड दे वर वेरी नाइस कपल, हस्बैंड वाइफ। उन्होंने इन लोगों को वेलकम किया और सारी इन लोगों के लिए व्यवस्था करके दी। वहां पे भी एज यूजुअल डेजी अपने रेगुलर प्लान चार्ट बनाया, सुबह से शाम तक का लोगों को इकट्ठा किया और उनका लेसन्स यानी उनकी एजुकेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग उसने शुरू कर दी। और चलते हुए जब वो लोग जगह देखने जा रहे थे कि कहाँ पर बोट टांगा जाए, उन्हें एक बहुत अच्छा मंदिर दिखा और उसकी दीवार देखी, उनको आइडियल प्लेस लगा। वहां उन्हें एक फकीर जैसा आदमी, बिल्कुल क्रैंकी जैसा एक आदमी दिखा। लंबी लंबी उसकी दाढ़ी थी, बहुत एज्ड लग रहा था और वो बहुत ऑर्डरली वे में बात कर रहा था। ऐसा कोई नॉर्मल आदमी उसे सुनता तो क्या पता घबरा जाता। और इन लोगों को वो अंदर भी नहीं आने देना चाह रहा था। कुछ विलेजर्स वहां आ गए और उसके बारे में बताने लग गए, अरे ये 100 साल का आदमी है और ये जो बोलता है बिल्कुल सही होता है। वो जो मंदिर जिसका वो पंडित था या रखवाला जो भी था, कहा जाता था कि वहां की गॉडेस की मूर्ति उसी ने स्थापित करी थी और वो देवी ऐसी थी जो बांझ औरतों को बच्चा भी प्रदान कर देती थी, ऐसा उसका मानना था। और बहुत सारे विलेजर्स वहां जाके बच्चे का वरदान पाके आए हैं, ऐसा कहा जाता था। और डेजी ये सारी कहानियां सुनती आ रही थी रास्ते में वहां पर। और उसका ओपिनियन कोई उस आदमी के लिए बहुत अच्छा था नहीं, बिकॉज उसकी तो जिंदगी की गोल को ही वो डिफीट कर रहा था, राइट। तो जब वहां पहुंची तब तक उस आदमी को डेजी के बारे में पता चल चुका था कि ये क्या बेड़ा उठा के आई है। सो ही वॉज वेरी ऑलरेडी क्रॉस विथ हर। जब उसको पता चला कि ये मेरे मंदिर की दीवार पे बोर्ड टांगना चाहते हैं तो उसने तो बिल्कुल इजाजत भी नहीं दी, बल्कि वो तो ये कहने लग गया, मैं सबकी भविष्य जानता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में भी बता सकता हूँ। डेजी थोड़ी सतर्क हो गई।
उसने उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुमको एक अपनी पसंद का कलर बताओ। डेजी कंप्लीटली रिफ्यूज टू टॉक एनीथिंग अबाउट हर सेल्फ। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम ये कौन सा कलर पहनी हुई हो। वो उसमें भी डेजी ने जवाब नहीं दिया। उस आदमी ने अपने आप कह दिया, पीला रंग, पीला पहना हुआ है ना, अच्छा। और वो आंख बंद करके कुछ ध्यान में गया। उसके बाद शुरू हो गया बोलना कि तुम इतने उम्र की थी और तुम घर से भाग गई थी और समुद्र के किनारे पाई गई थी। डेजी बिल्कुल इरिटेट हो गई, मुड़ गई और बिल्कुल अपने रास्ते चलने लग गई। रामन का तो मन हुआ उस आदमी से और पूछताछ करी जाए। उसकी तो बहुत इच्छा थी ना डेजी की पास्ट लाइफ के बारे में जानने की, मगर वो चल पड़ा डेजी के पीछे पीछे। डेजी जस्ट कंप्लीटली इग्नोर्ड हिम एंड शी वेंट अवे। यानी उनका वहां पर बोट टांगने का वो जो प्लान था वो तो अब नहीं मटेरियलाइज होता दिख रहा था। बट डेजी इन सब इंस्टेंसेस से बहुत इरिटेट भी हो चुकी थी एंड शी वाज डीपली अफेक्टेड बाय ऑल दिस, बिकॉज उसका जो एक मोटिव था वहां पे बोट टांगने का वो भी डिफीट हो रहा था, प्लस कुछ उसकी पर्सनल अटैक पे बात आ गई थी। घर जाने के बाद रामन ने कह दिया था स्कूल टीचर को, उसे ज्यादा परेशान करना मत, बात मत करना, वो आज इरिटेट हुई है। स्कूल टीचर ने भी कहा तुम लोगों ने पहले बताया होता, तुम लोगों को मैं मना कर देता, उस आदमी के पास जाओ ही मत, वो क्रैंकी जैसा आदमी है, वो कभी अलाउ नहीं करेगा तुम्हें वहां बोट टांगने के लिए। रामन ने मन में सोच लिया उस आदमी से तो मिलना बहुत जरूरी है। पता ही है आप लोगों को किस लिए मिलना चाहता था, डेजी के बारे में पता जो लगाना चाहता था। वो पहुंच गया उस मंदिर में और उस आदमी ने उसे बिल्कुल वैसे ही वेलकम किया, मगर रामन ने उसकी बड़ी तारीफें करके उसको बहला फुसला लिया और कहा कि अरे आपके कदमों से रहने से तो बहुत कुछ जिंदगी की साक्षात्कार होते हैं। बस वो आदमी थोड़ा खुश हो गया, अंदर ले गया उसको और ले जाके देवी के सामने खड़ा कर दिया। तुमको जो मांगना है तुम मांग लेना, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। रामन ने आंख बंद करी, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया, बस डेजी मेरी हो जाए। अब जब वो मुड़ा तो वो फकीर हंसने लग गया, तो कहा कि क्या मांगा तुमने। तो रामन ने घुमा दी बात, कह रहा पता है तुम जानते हो ना, तुम जिस लड़की को मांगना चाहते हो मिलेगी तो सही, बहुत परेशानियों के बाद, और बाद में भी परेशानियां रहेंगी। खैर इन बातों को आड़ में रख के रामन ने दोबारा उससे बोट टांगने की बात करी तो उसने उसको वहां से बाहर निकाल के फेंक दिया और वो पर्पस भी डिफीट हो गया। रामन वापस आ गया। अब उन लोगों का गांव से जाने का समय आ गया। चलने लगे तो स्कूल टीचर उनको छोड़ने गांव के बाहर तक आने वाले थे, जहां से कि उन्हें बस लेनी थी। बस लगता था जा चुकी थी एक एक करके, उस रास्ते कोई बस आती नहीं दिखी। फिर स्कूल टीचर ने कहा लगता है लास्ट बस यहाँ से चली गई है, मैं यहाँ से पास के गांव में जाके और आप लोगों के लिए बुल्लक काट ले आता हूँ, बैलगाड़ी, उसमें बैठ के आपको आगे अगले स्टेशन, बस के स्टेशन यानी अगले गांव तक जाना पड़ेगा, जहां से कि आपको बस मिल जाएगी आपको वहां आगे अपनी सिटी में जाने के लिए। ये कह के वो चला गया। इन लोगों को इंतजार करना पड़ा। खाना पीना स्कूल टीचर की वाइफ ने दिया था, वो सब उन्होंने खा लिया और बैलगाड़ी आ गई। बैलगाड़ी में बैठे दोनों और वो चल पड़े। स्कूल टीचर जी अब वापस अपने घर चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्चुअली बैलगाड़ी वाले को इन लोगों ने झूठ बोलना था कि रामन और डेजी पति पत्नी है। वो बड़ा एथिकल आदमी ऐसे किसी को लेके ना जाए। गांव में तो आप जानते ही हैं कौन एक आदमी कौन एक औरत, क्यों वो लेके जाए साथ में। तो वो हमेशा यही सोचता रहा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और उसी टोन में इनसे बातें करता रहा। अच्छा नई नई शादी हुई है, अच्छा ऐसे तो होता रहता है। और रामन बड़े मजे ले रहा था उसकी बात पे, उसको उसकी हाँ भरने के लिए। डेजी को तो शी वॉज नॉट इवन बॉदर्ड, उसने कोई कान भी नहीं दिया, सुनी भी नहीं कोई बात। वो बैलगाड़ी में बैठ गई, जरा ड्राउजी फील करने लग गई, आंख लग गई थी उसकी। तब तक वो बैलगाड़ी वाला अपने बारे में बताने लग गया, उसके बेटे के बारे में, बच्चे कितने हैं और बीवियां उसकी कितनी थी। और रामन थोड़ा सतर्क हो गया, अरे डेजी के कान में बात पड़ेगी तो यहीं से लेक्चर शुरू हो जाएगी। गनीमत है उसकी आंख लगी हुई थी। अब अचानक से बैलगाड़ी में कुछ हो गया और वो बैलगाड़ी वाला परेशान होकर नीचे उतरा। देखा उस बैल के पैर में चोट लग गई थी। बैलगाड़ी वाले को तो आंसू आ गए, अब तो मुझे जाना पड़ेगा, ये बैल तो नहीं हाँक सकती गाड़ी, मैं पास के गांव में जाके, मेरा रिलेटिव रहता है, उसे ले आता हूँ और उसकी दूसरी बैल ले आऊंगा। तो डेजी ने पूछा तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पे। कह रहा है मैंने आपको वचन दिया कि मैं आपको टाउन तक छोड़ूंगा तो मैं जरूर छोड़ूंगा, मगर तब तक आपको इधर रुकना पड़ेगा, आपके पास कोई उपाय नहीं है, आप दोनों इधर आराम करिए, मैं जाके इसको ले आऊंगा। रात हो चुकी थी ऑलरेडी, दोनों का अकेले कहीं और जाने का कोई पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि और कोई कन्वेंस भी नहीं था। वो चला गया। अब बैलगाड़ी और चांदनी रात ने दोनों अकेले, दोनों बात करने लग गए कि क्या करें। जो खाना बचा था रात का वो खा लिया,
अब कहाँ सोया जाए। तो डेजी उठी, जो बैलगाड़ी के अंदर फूस का बिस्तर बना हुआ था, तकिया वगैरह रखा हुआ था, वो उठा के उसने बैलगाड़ी के नीचे लगा दिया। तो उसने कहा, तुम्हारे लिए ये बैलगाड़ी छत हो गई, तुम नीचे लेट जाओ, मैं बैलगाड़ी के अंदर लेट जाऊंगी। दोनों लेट गए। अब रामन नीचे लेटे लेटे अपनी सेल्फ डिसिप्लिन में कभी जाता, कभी सोचता नहीं ये मौका तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान ने ये मौका मेरे लिए ही दिया है। अपनी सेल्फ डिसिप्लिन को वो रोक नहीं पाया। फाइनली वो उठ के एक लीप में बैलगाड़ी के मुंह तक पहुंच गया। आज तो मुझे अपनी जिंदगी का फैसला करना ही है। जैसे ही उसने बैलगाड़ी के अंदर हाथ मारा डेजी की ओर, वहां तो डेजी थी नहीं, वो तो खाली था। और वो थोड़ा चिंतित भी हुआ और थोड़ा इरिटेट भी हो गया, क्योंकि ये मौका भी उसके हाथ से निकल गया। मगर ये गई कहाँ होगी? अब उसको समझ नहीं आया क्या किया जाए। वो चुपचाप अपनी जगह पे चला गया और सुबह का इंतजार करने लग गया। थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी वाले की आवाज आ गई। ले आया वो बैल और कहने लग गया, क्या हुआ? तो डेजी के लिए पूछने लग गया, कहाँ गई? तो कह रहा था, कहने लग गया, पता नहीं, यहीं कहीं होगी। तो बैलगाड़ी वाला हंसने लग गया, होता है, ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती हैं। अब रामन ने तो थोड़ा उसको नजरअंदाज किया, दिखाया नहीं कि ही इज सो कंसर्न्ड और समथिंग। तो बैलगाड़ी वाले ने कहा, पास ही में तो कुआं बना हुआ था, तुमने मुंह हाथ नहीं धोया? तो रामन ने कहा, मुझे तो पता नहीं था। तो उसने कहा, मुझे लगा तुम लोगों ने ढूंढ लिया होगा। तो रामन को समझ आ गया कि वो शायद वहीं गई होगी। बस थोड़ी देर में डेजी वहां से आती दिखाई दी। वो पूरी फ्रेश हो चुकी थी, मुंह हाथ पांव धो वगैरह के आ चुकी थी। उनकी जर्नी वापस शुरू हो गई। रामन को समझ नहीं आया, डेजी से पूछना चाहिए कि कहाँ गई थी कि नहीं पूछना चाहिए। पूरी रात ये कहाँ रही? बीच में बैलगाड़ी के बिना तो कहाँ बैठी थी? थोड़ी देर बाद बैलगाड़ी वाला बोलता गया। उसके बाद रामन से रहा नहीं गया। उसने डेजी से पूछा, तुम कहाँ गई थी? तो उसने कहा कि मैं इमली पास के इमली के पेड़ पे थी। कह रहा, रात भर तुम इमली के पेड़ में थी? तुम्हें इनकन्वीनियंट नहीं लगा? तो कहने लग गई, इनकन्वीनियंट तो बहुत था। तो कहने लग गया, क्यों गई? तो उसने कहा, असल में बैलगाड़ी के मुंह के सामने एक शेर आ गया था, तो अचानक से मैं दूसरी तरफ से झपट्टा मार के मैं नीचे उतर गई और मैं जाके इमली के पेड़ पे चढ़ गई। अच्छा है, ये शेर को, उन लोगों को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता ना। वो असल में भूत जैसा एक शेर लग रहा था। रामन को खुद के ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। क्या मैं अब इसकी डिक्शनरी में एक डेविल या एक शेर बन गया हूं? बट इट्स ओके, आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। इट इज वेरी नेचुरल एंड ह्यूमन टेंडेंसी। अब ये बातें कुछ छोटी दूसरी बातें भी आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो गई। जो नॉर्मल बात वो उठा रहा था, क्योंकि डेजी इरिटेट तो हो चुकी थी। तो रामन को उसने कह दिया, तुम दूर रहो और यू हैव टू पे फॉर इट। सीधे मैं जाके पुलिस में कंप्लेन करने वाली हूँ। बस वहीं रामन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अब उसके बाद दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। अगले टाउन में जाके उन्होंने बस ले ली और अपने स्टॉप पे डेजी पहले उतरी और कोई वार्ता नहीं, कोई बातचीत नहीं। चुपचाप अपना बैग उठाई और चलती बनी और अपनी जगह पे जाके रामन उतर गया और अपने घर चला गया। वापस अपने घर आकर रामन की जिंदगी पहली जैसी बिल्कुल नहीं रही। ही वॉज वेरी वेरी डेस्परेट। उसको हमेशा डर लगा रहता था, डेजी ने कब मेरी कंप्लेन कर दी होगी, या तो वो सुपरिंटेंडेंट मुझे बुलवाएगा, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, या तो घर आ जाएगा, मुझे हथकड़ी पहना के लेता जाएगा एलिमेंट स्ट्रीट से। सब लोग और चिटियार शॉप के लोग सब बातें बनाएंगे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो चाहता था कि अपनी जिंदगी का रूटीन वैसे ही वापस शुरू करे, बट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज कॉन्फिडेंस इवन इन हिज वर्क। वो ज्यादा से ज्यादा समय ऐसे पढ़ने लग गया जैसे मानो कि उसका कोई एग्जाम हो। उसकी आंट ने अपना रूटीन सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक जैसे करती थी वैसे कायम रखा, और उसको ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसकी आंट उसकी वजह से इतनी चिंतित हो गई थी। सब जगह लोग उसके बारे में बातें करने लग गए कि उसको हुआ क्या है। वो जब भी खाना खाने बैठता या कहीं बाहर से आता तो हमेशा पहले बाहर की कुछ न कुछ सुनाता अपनी आंट को कि कहाँ गया था और क्या हुआ था। अब तो बिल्कुल साइलेंस में रहता था। उसकी आंट ने पूछा, तुम इतने दिन कहाँ रहे? जब उसकी जर्नी के बारे में पूछा, उसने बस हर चीज़ का जवाब एक एक 2-2 अक्षरों में दिया। तो वो समझ गई कि वो ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा था। उन्होंने टॉपिक घुमा के कुछ और बात वगैरह करनी चाहिए, मगर वो बिल्कुल साइलेंट रहा। एक दिन ऐसे ही जब दोपहर को रामन कुछ रीडिंग कर रहा था तो उसके आंट ने कहा कि बहुत लोग तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हें पूछते आए थे। वो बैंगल सेलर भी आया था,
रामन को सरप्राइजिंग लगा, अब वो क्यों आया था यहाँ पे? एक डॉक्टर भी आए थे, उनको तुमने बोर्ड बना के देने को प्रॉमिस किया था। ऐसे बहुत से लोग आए थे अपने काम का पता करने के लिए, तुमने उनका काम किया नहीं अभी तक, कहकर उसकी आंट चली गई। रामन ने अपनी किताब बंद करी, अपने कागजों में से जाके उसने ढूंढ के वो पर्ची निकाली जो एक वहां पे प्रीचिंग दे रहा था एक आदमी फाउंटेन के पास, उसने एक छोटी सी पर्ची दी थी ना, वो उसने ढूंढ के निकाली और उसने दोबारा उसको पढ़ा। दिस विल पास। उसने उसको फोल्ड करके अपने पर्स में रख लिया, ना जाने क्यों रख लिया। He knew it was very difficult. अब कोई चांस ज्यादा दिख नहीं रहे थे कि वो वापस डेजी को देख पाएगा। वो उसको और ज्यादा ये बात परेशान करने लग गई। मेरी क्या गलती थी? वो सोचने लग गया कि मैं सड़क पे चिल्लाता भागूं, मेरी कोई गलती नहीं थी। इट वॉज समथिंग वेरी नेचुरल विच कैन हैपन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। फिर भी ये डेजी मेरे को इतना परेशान करती है, ऐसे ख्याल उसके मन में आने लग गए। उसकी आंट अलग चिंता कर रही थी सबकी बातें वगैरह सुन के। उनको ये लगने लग गया ये जो सायरन, इसने जरूर मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करी है। पता नहीं क्या हुआ है दोनों के बीच में, भगवान उसको इससे दूर ही रखे, ऐसी उनकी प्रेयर थी उनकी आंट की। एक दिन अपने सारे इमोशंस और फीलिंग्स रामन ने एक पोएम में बद्ध कर दिया और फिर उसको बार बार पढ़ के करेक्शंस करने लगा। तब उसे समझ में आया लिटरेचर में जो इतने पोएट्स वो पढ़ा करता था, उनकी मनस्थिति ऐसे ही कुछ रही होगी। या तो वो लव सिक होंगे या किसी और कैलामिटी से घिरे हुए रहे होंगे, तभी वो ऐसी पोएम्स कंपोज कर पाए थे। यही सब सोच में 7 दिन तक रामन अपने घर के अंदर अपने कमरे में ही मोस्टली बंद ही रहा। फाइनली 8वें दिन वो अपने इस आदत से भी परेशान होके बाहर निकल गया, अपनी साइकिल उठाई और अपने यूजुअल रास्ते पे जाने लगा। चेटिया स्टोर में उसने पूछा, अरे भाई इतने दिन कहाँ थे? और सब जगह होते हुए वो अपने फेवरेट बोर्डलेस रेस्टोरेंट में पहुंच गया। जाके अपनी कॉफी ऑर्डर कर दी। तब तक उसके कोई दोस्त आए नहीं थे। थोड़ी देर बाद उसका बेस्ट फ्रेंड गुप्ता वहां से आ पहुंच गया। उस तो इतना खुश हो गया मानो उसको उसका खोया हुआ खजाना मिल गया हो रामन को देख के, और उसे पूछने लगा, तुम कहाँ थे इतने दिन, क्या करते रहे? रामन ने सारी कहानी सुनाई, क्या क्या करता था। सोचने लगा 3 हफ्ते ही तो मैं गया हुआ था, ऐसा लगता है मानो मैं जन्मों से गया हुआ था यहाँ से। रामन ने अपने पूरे ट्रिप का फैमिली प्लानिंग का जो एंडेवर था वो सारा एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद गुप्ता पूछने लगा, तुम पॉपुलेशन ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन कब कर रहे हो? रामन को समझ आ गई कि वो क्या पूछ रहा था। इन दिनों जो ऐसे जोक्स थे जिसमें वो पहले पार्टिसिपेट करता था, यानी शादी वगैरह में, अब वो बिल्कुल चुप साध लिया उसने। गुप्ता ने नोटिस किया कि रामन में कुछ बदलाव तो आ गया है। उसने कहा, तुम्हारी ब्रिलियंस गायब हो गई, क्या हुआ तुमको? तो रामन ने घुमा दी। पहले तो वो सोचता रहा, जरा उसने टाइम दिया गुप्ता को। क्या मेरी कंप्लेंट यहाँ पे टाउन में घूम गई क्या डेजी ने पुलिस में मेरी कंप्लेंट कर दी और इन्हें कुछ पता है? तो लेट मी सी। तो थोड़ी देर चुप रहा, देखने लगा कि गुप्ता और कुछ बोलता है क्या। जब उसने कुछ नहीं बोला तो रामन ने फिर बता दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत थक गया हूँ, इतने दिन हर जगह हम घूमते रहे, कई सारे गांव में जाते रहे, तो बस थकान हो गई है, और कोई बात नहीं। इसके बाद तो रामन बहुत परेशान रहने लग गया। उसने पहले तो पुलिस वाले के पास ही चला गया खुद ही, और ऐसा महसूस हो रहा था कि शेर की गुफा में मैं खुद जा रहा हूँ। और वो कहने लग गया, सुपरिंटेंडेंट, अरे मैं तुमको ढूंढ ही रहा था, मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। हे भगवान, क्या इसके पास कंप्लेंट पहुंच गई मेरी? तो सुपरिंटेंडेंट ने जितनी बार कोशिश करी कि वो उसे बताए, उतनी बार थाने में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आती रही, पुलिस थाने में। फाइनली एक चोर को जो पकड़ के ले आए, फिर उसके वजह से इंस्पेक्टर को वहां से बाहर ही जाना पड़ गया। मगर वो इसको बोल गया, तुम यहाँ वेट करना, मैं बस अभी गया और थोड़ी देर में आ जाता हूँ। रामन को समझ में नहीं आया क्या करना चाहिए। उसने सोचा, अगर मैं साइकिल लेके चल पड़ूंगा और मेरे खिलाफ अगर कोई बात यहाँ घूमी है तो डेफिनेटली ये जो कांस्टेबल खड़ा है मुझे जाने नहीं देगा। चलो लेट अस ट्राई। वो गया साइकिल उठाने, तो कांस्टेबल ने कहा, आप जा रहे हैं? हाँ, आप चले जाइए, इंस्पेक्टर साहब तो आने में टाइम लगेगा, वो चोरी की केस की तहकीकात जो करने गए हैं, इसलिए आप तो निकल लीजिए। रामन निकल गया। ऐसे ही वो कोर्ट रूम के बाहर जो लॉयर्स बैठते हैं, वहां एक लॉयर के ऑफिस गया। एक्चुअली वो उसका कजन था, तो उसको लगा अगर ऐसी कोई बात टाउन में घूम रही है तो लॉयर को जरूर पता होगी। वहां जाके बैठा तो वहां तो फैमिली की बातें,
किसी दूर दराज रिश्तेदार की शादी की बातें, ये सब होती रही, मगर उसका कजिन बहुत बिजी था तो वो भी निकल के चल पड़ा। ये हालत हो गई थी हमारे रामन की कि हर जगह वो ये ढूंढने जाता मेरी कंप्लेंट तो नहीं पहुंच गई कहीं यहाँ पे। रामन अब कबीर स्ट्रीट भी पहुंच गया अपने पुराने लॉयर के पास, और वहां पे भी जाके बातचीत में पूछताछ करने लग गया, पता लगाने लग गया कि मेरे बारे में कोई खबर तो नहीं आई यहाँ पर। लॉयर ने भी ये सवाल पूछा, कहाँ रहे तुम इतने दिन, गायब हो गए। रामन को लगा ये सबको कुछ सिखाया गया है, सब लोग मेरे से एक ही सवाल पूछने लग रहे हैं। खैर, लॉयर ने कहा कि मैंने तो एक नया ऑफिस भी खोला है, कभी आना तुम वहां विजिट करने। तो रामन ने कहा, क्या आपको एक नया बोर्ड नहीं चाहिए वहां के लिए? तो उसने कहा, हाँ किसी ने बना दिया, वो मेरे किसी क्लाइंट के दोस्त ने। रामन को बहुत जेलसी भी फील हुई और गुस्सा भी आया। कह रहा है किसने बनाया? कह रहा हाँ कोई मेरे क्लाइंट का दोस्त था। रामन समझ गया था, मार्केट में एक्चुअली जयराज नाम का एक आदमी था जो बोर्ड्स वगैरह बनाता था, मगर रामन अपने बोर्ड्स पे बहुत प्राइड करता था बिकॉज जयराज डिड नॉट मेक वेरी गुड वंस एंड द क्वालिटी वाज नॉट वेरी नाइस। खैर, अब रामन ने उसके सामने हाथ फैला दिया, तुम्हारे बोर्ड पे पैसे ड्यू थे, जैसे मान लो कि भीख मांग रहा हो। लॉयर को तो गुस्सा आ गया, ये कोई जगह है आके पैसे मांगने की? तो उसने कहा, तो क्या मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा? तो कह रहा है, हाँ हाँ तुम आना, कभी घर पे आना, ये यहाँ पे तो मैं भी बिजी हूँ और मैं क्या हाथ में कैश बॉक्स थोड़ी लेके घूम रहा हूँ। तो रामन ने कहा, अच्छा तुम्हें याद था, यही बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल याद है कि मुझे देना है। और वो लॉयर तो निकल लिया वहां से। रामन ने मन में सोचा, अच्छा हुआ तुम्हें ये याद नहीं था कि मैंने तुम्हें एक नया बोर्ड बना के देने के लिए प्रॉमिस किया था। अब रामन को जो पैसे डेजी से लेने थे अपने पूरे टूर के, उसकी भी चिंता होने लग गई, और जो इतना बड़ा बिजनेस उसके हाथ से निकल गया उसकी बेवकूफी के एक्ट के कारण, दैट ऑल्सो स्टार्टेड बॉदरिंग हिम। हाँ, रामन को कभी जिंदगी में पैसे की ज्यादा इतनी अहमियत नहीं थी, बट स्टिल बिजनेस तो बिजनेस ही है, वो तो करना है। हाँ, बिजनेस एक तरफ होता है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस दूसरी तरफ होते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे हावी तो नहीं होने चाहिए। नहीं, जो बैंगल सेलर पहले जिसने रामन को साइन बोर्ड लेने से मना कर दिया था और रामन का नुकसान हो गया था, वो भी अब उसका बड़ा दोस्त बन गया था, क्योंकि उसने अपने लिए एक नया साइन बोर्ड बनाने का लिए रामन को ऑर्डर दे दिया, एडवांस भी दे दिया। और जानते हैं, 75 रुपए में 5 लाइनें लिखने के लिए उसने देने के लिए हाँ भर दी। और वो रामन के काम की बड़ी तारीफ भी करने लगा, तो रामन खुश हो गया। उसने कहा, तुम्हारा पुराना हिसाब? तो उसने कहा बैंगल सेलर ने, अरे हम दोस्त हैं, हमारे बीच में हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। चलिए, रामन ने उसको माफ कर दिया। एक दिन रामन अपने वर्कशॉप में पीछे, यानी घर के पीछे काम कर रहा था बोर्ड्स पे, तो पीछे की जो दीवार थी उसके ऊपर कभी कभी किसी बकरे की या किसी का सर दिखाई दे जाता था रामन को। उस दिन काम करते करते उसे लगा कि वहां पे तो किसी ह्यूमन बीइंग का सर दिख रहा है। उसे लगा मेरे को हेलुसिनेशन हो रहा है। उसने दोबारा देखा, हाँ ये तो किसी लड़की का है। ऐसे करते करते कितनी बार उसने अपने आप को सावधान किया कि मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, और बार बार अपने काम में लगता, मगर काम में ध्यान ही नहीं जाता। फाइनली उसने जाके हाथ लगा के देख ही लिया, डेजी? हाँ, सच में डेजी थी। उसने कहा, तुम सामने से क्यों नहीं आई? तो कहने लगी, सामने आई थी, किसी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। एक्चुअली उसकी जो आंट थी रामन की, वो भी मंदिर चली गई थी शाम के टाइम। रामन को तो कुछ समझ ही नहीं आया बोलना क्या चाहिए, एक ही चीज को बार बार बोल रहा था कि तू सामने से क्यों नहीं आई। तो उसने कहा, मैं बताया तो, तुम सामने किसी ने जवाब ही नहीं दिया, मुझे पता था कि तुम यहाँ काम कर रहे होगे, मैं पीछे आ गई, और तुम आए भी नहीं अपना पैसा लेने के लिए। तो उसने कहा कि हाँ, मुझे लगा तुम भिजवा दोगी, आ जाएंगे पैसे। तो कह रही थी, ऐसे नहीं आता, तुम्हें आके सारे फॉर्म भरने पड़ते खर्चे के, मैं उसे जमा करती तब वो हेड ऑफिस से आएगा, तभी तुम्हारे पैसे मिल पाएंगे। तो उसके बाद वो भी बाहर निकल गया और दोनों जाके सीढ़ियों पर नदी के किनारे बैठ गए। थोड़ा ऑकवर्ड सा सिचुएशन था, क्या बात करी जाए समझ में नहीं आया। फाइनली रामन ने कहा कि तुम अचानक से उस दिन चली गई, तुम कुछ बोल के भी नहीं गई। तो उसने कहा, बोल के? तो मैं तुमसे जब मिली थी तब कौन सा तुम्हें ग्रीट करके मिली थी, मैं तो ऐसे ही हूं। मतलब कि रामन को लगा कि सब कुछ सेटल्ड ही हो गया था, मतलब मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। एनीवे, अब उसने बोलना शुरू किया, डेजी ने, तुम्हें हमेशा मेरे बारे में कुछ न कुछ जानना रहता था, इसलिए आज मैं तुम्हारे को अपने बारे में सब कुछ बताती हूँ, बीच में तुम बिल्कुल मत बोलना।
और मुझे अपनी कहानी पूरी करने देना। डेजी ने अपनी जिंदगी की कहानी शुरू करी कि एक बहुत छोटे से दूर दराज के गांव में रहती थी और इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली में रहती थी कि बहुत सारे बच्चों के बीच में पली थी। घर में हमेशा भीड़ी अंकल्स, आंट्स, चाचा, ताऊ, बुआएं, इतने सारे जन एक साथ रहते थे। सब एक साथ काम पे निकलते थे। बच्चे सब सुबह एक साथ घंटी कर दिया करते थे, उठते थे, सब तैयार होते थे। सब तैयार होके अपने अपने अलग अलग स्कूल चले जाते थे। कोई पैदल, कोई बस में, कोई बग्गी में, गाड़ी में, सब चले जाते थे। और शाम होते ही सब वहीं पे वापस असेंबल होते थे। सबका एक साथ खाना पीना होता था। रात होती थी, सब सो जाते थे। और उसने कहा कि मुझे कभी कोई प्राइवेसी नहीं मिली जिंदगी में। मुझे लगता था कि हम अलग से कभी कुछ कर सकते हैं जिंदगी में। इतनी भीड़ के बीच में कोई कैसे रह सकता है? रामन को ये बात समझ में नहीं आई। बीच में उसने एक दो बार उसको कुछ कह दिया तो डेजी को गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें कहा था तुम बीच में मत बोलो। ऐसे ही करते हुए उसके लिए, डेजी के लिए रिश्ता आया। उसने शादी के लिए बिल्कुल मना कर दिया था तो लोग बहुत गुस्से हो गए। उसके पापा तो इतने नाराज हो गए कि उन्होंने बात करना बंद कर दिया। उसके एक चाचा से वो बड़ी क्लोज थी। उन्होंने आके समझाया तो मान तो गई, मगर लड़के वालों के सामने उसने ऐसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया, लड़के वाले खुद ही भाग खड़े हुए वहां से। ये तो गांव के एक माहौल में किसी परिवार में, और इतने इज्जतदार परिवार के घर की लड़की का किया हुआ किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको लगा कि उनका तो नाम ही डूब गया। अब उस लड़की की शादी नहीं होगी और उसकी वजह से उसके छोटे बहन भाइयों की भी बिल्कुल नहीं होगी। अब ये चिंता सबको हो गई। ऐसे माहौल में एक दिन डेजी वहां से भाग खड़ी हुई, घर छोड़ के चली गई। और उसने कहा, मुझे नहीं पता उस फकीर बाबा को ये सब बात कैसे पता चली। उसने ये बात बिल्कुल सही बोली कि मैं एक सी शोर में चली गई थी और मेरे फादर ढूंढते हुए मुझे वहीं आए थे। ये बात तो उसने सही बोली, मगर उसे पता कैसे चला? इतनी कहानी कहते हुए टाउन हॉल की घड़ी में 9 बजने की घंटी हुई। बस अचानक डेजी उठ खड़ी हुई। अरे 9 बज गया, मुझे पता ही नहीं चला। और वो भाग गई वहां से। पीछे रामन बैठा रह गया। ये 9 की घंटी अभी क्यों बजी? और इसे क्या करना था 9 बजे जाके? कौन इसका इंतजार कर रहा है घर में? क्यों चली गई ये? रामन उठ के बालू के ऊपर से चलते अपने घर की बैकडोर से जाने लगा। सोचने लगा, मैं क्या समझूं इस लड़की का? मेरे को तो ये पहेली लगती है। कभी कैसे बिहेव करती है, कभी कुछ कहती है। उसको बैकडोर के पास उसकी आंट मिली। उनको समझ में नहीं आया कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, क्योंकि एक्चुअली जब रामन बात कर रहा था तो डेजी के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के बात कर रहा था। और मतलब कि दोनों के हाथ एक दूसरे को पकड़े हुए थे। अब रामन को लगा, क्या आंट ने मुझे वैसे देख लिया होगा? देख लिया होगा तो क्या? आई एम नॉट बॉदर्ड। उसकी आंट थोड़ी चिंतित तो हो गई थी, क्योंकि वो डेजी के बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखती थी ना। उनको लगता था डेजी के साथ ये गया, उसके बाद से इसकी जिंदगी में बहुत चेंजेस आ गए, ये पहले जैसा रहा नहीं। खैर, उसने कोई जस्टिफिकेशन दिया नहीं आंट को, ना उन्होंने कुछ पूछा। उसने बस ये पूछा, यहाँ तक आप मुझे ढूंढने तो कभी आती नहीं है, पीछे की डोर से आप क्यों आई? तो उन्होंने कहा, सामने का घर पूरा खुला पड़ा था, तुम कहीं भी नहीं दिखे, तो मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए तुम, इसलिए मैं पीछे तक आ गई तुम्हें देखने के लिए। बैंगल सेलर का बोर्ड फिनिश करके रामन उसे लेकर उसके पास गया और एज यूजुअल अपने यूजुअल मैनर में यही बोला, हाँ गीला है, हाथ मत लगाना, मैं टांग दूंगा। उसने अपना पूरा प्रोसेस फिनिश किया, टांग दिया। उसके शॉप में जो लेडीज खड़ी थी उन्होंने सीढ़ी को पकड़ लिया उसके लिए, और काम पूरा हो गया। उसके बाद बैंगल सेलर ने जरा सी एक बार आनाकानी तो करी, मगर पूरे पैसे बाकी के उसने एडवांस काट के वापस सारे पैसे दे दिए। जब वो निकलने लगा रामन, तो उसने कहा, तुम किसी फैमिली प्लानिंग में लेडी को जानते हो? तो उसने कहा, फैमिली प्लानिंग? मेरा क्या काम है फैमिली प्लानिंग से, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। उसने कहा, नहीं, मैंने सुना है टाउन में तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी उससे जान पहचान है, तो पता है मैंने सुना है कि वो ना फैमिली प्लानिंग के लिए जिनसे बात करने जाती है उन लेडीज को वो चूड़ियां देने वाली हैं। तो मेरा प्लीज रेफरेंस दे दोगे उनको, और उनको कह दोगे कि वो चूड़ियां जो उनको बांटनी है वो मेरे से ले लें। देखिए, हमारे प्रोटैगनिस्ट को अब एक एक्सक्यूज मिल गया। सो मेनी डेज ही हैज बीन डिबेटिंग, मैं डेजी से मिलने जाऊं, उसके घर जाऊं, नहीं जाऊं। ये बहुत दिन से उसको ये बात परेशान कर रही थी। आज तो उसके पास एक्सक्यूज मिल गया। तो दोस्तों, रामन जी डेजी के यहाँ जरूर गए और जाकर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ 15 मिनट तुम्हारा वक्त लूंगा। एक्चुअली मेरे एक दोस्त के काम के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और उसने बैंगल सेलर की बात बताई उसको।
तो उसने कहा नॉनसेंस, वो आया था मेरे पास भी, 2 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं दिया मैंने उसको। मैं इन चीजों के बारे में विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ। लोगों को चीजें समझनी चाहिए और अपने आप अपनी जिंदगी में उसे प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ये सब लालच दे के काम कराना, ओह आई डोंट डू ऑल दिस थिंग्स। अब दोस्तों, ऑथर हमें जरा दरवाजे के बाहर खड़ा करते हैं और कहते हैं हमें अंदर से आवाजें सुनाई दे रही हैं। तो रामन ने प्रोसीड किया आगे, यानी ही टच्ड डेजी। तो उसने कहा तुम मुझे हर्ट कर रहे हो, हाथ मत लगाओ। तो रामन ने कहा क्यों, नदी के किनारे बैठे थे तब तो तुमने मना नहीं किया। तो उसने कहा वो बात और थी, उस दिन तो रात थी, अंधेरा था, तो क्या हुआ, मैं यहाँ लाइट बंद कर देता हूँ। तो हम दरवाजे के बाहर जो हम रीडर्स खड़े हैं, हमें बस लाइट बंद होने की आवाज आई और दोनों की आवाज आती रही। ओह तुम मुझे हर्ट मत करो, बिहेव लाइक एन अडल्ट। तो दोस्तों, इसके बाद रामन घर पहुंच गए और उसकी आंट ने पूछा तुम कहाँ रहे कल शाम को देर रात तक। रामन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो थोड़ा इरिटेट तो होता ही था उनके सवाल से। अब वो उसका रोज का रूटीन बन गया। रोज वो शाम को जाता और कभी मिडनाइट को आता और खाना वाना खा के आता। उसकी आंट ने अब अपने आप को रिजाइन कर दिया। उसने उससे पूछना ही बंद कर दिया अब तो कि वो कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। और जो चेटियार्स की दुकान थी, उनका तो आजकल मानो काम ही हो गया है कि टाउन में गली में कौन कब जाता है कब आता है उसका अकाउंट रखना। एक दिन डेजी ने कहा कि अब तुम रात को जल्दी 9 बजे जैसे ही टाउन हॉल की घंटी बजे तुम चले जाया करो, घर में ही जाके डिनर किया करो। क्योंकि एक्चुअली क्या होने लग गया था, रामन भी दिन के टाइम उसको नींद आ जाया करती थी और थका हुआ रहता था और डेजी अपने ऑफिस में कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाती थी। लोग उसके सामने बैठे हुए होते थे और वो कुर्सी पे बैठ के कभी कभी सो जाती थी। लोगों को बड़ा सरप्राइजिंग लगता था कि ये हुआ क्या। दोनों ने डिसाइड तो किया था कि 9 बजे दोनों डिपार्ट कर देंगे, यानी डेजी के घर से वो 9 बजे निकल जाया करेगा। मगर कब वो टाउन हॉल की घंटी बजी, कब वो वक्त ऊपर हो गया, दोनों बातों में ही लगे रहे, दोनों को पता ही नहीं चला। अब तो ज्यादातर समय ऐसे हो जाता था कि पूरी रात ही रामन डेजी के यहाँ ही रहता था और जब वो अपनी साइकिल लेके वापस चलता तो सुबह का वक्त हो चुका होता था और टाउन की एक्टिविटीज सुबह की वापस शुरू होने वाली होती थी। उसी समय ही वो घर पहुंचता था। रामन फेल्ट कि वो अपनी आंट को या टाउन के किसी लोगों को कोई जस्टिफिकेशन देने के लिए लायबल नहीं था। व्हाई शुड आई गिव एनी जस्टिफिकेशन टू देम? किसी को अगर मेरे एक्शंस पसंद नहीं है तो वो जा सकते हैं यहाँ से। पहले तो वो ये सोचता रहा कि इतने सुपरस्टिशियस लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं, मुझे यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, मुझे चले जाना चाहिए, आई शुड गो टू सम अदर सिटी। फिर वो अपने ही ख्यालों में रहता, फिर सोचता इन लोगों की वजह से मैं अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं। जब वो अपने घर के बारे में सोचता, दिस इज अ वंडरफुल हाउस, बिल्कुल रिवर साइड में, ऐसा कोई घर मिलेगा भला? किसी को अगर मेरे एक्शंस नहीं पसंद हैं तो वो जा सकते हैं, मैं तो बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाला हूं यहाँ से। एक दिन दोपहर को खाना खाने के बाद रामन ने अपने मन में बहुत डिबेट किया। फाइनली इस नतीजे पर पहुंचा कि वो जाके अपनी आंट से बात कर ही ले। वो किचन में गया, उसकी आंट कुछ बर्तन लगा रही थी। पीछे जाके उसने कहा कि मैं शादी करने वाला हूँ उसी लड़की से जिसे आप जानती हैं, आप मिल चुकी हैं। उसके आंट के हाथ से तो बर्तन छूट गए नीचे। कह रही है क्या? हाँ, मैं डेजी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी जात क्या है? रामन इरिटेट हो गया। क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जाता है, मैं नहीं जानता उसकी जात क्या है। तो उन्होंने कहा उसका नाम तो डेजी है ना, क्या वो क्रिश्चियन है? उसने कहा मुझे नहीं पता वो क्या है, और हाँ वो इंसान है आपके और मेरी तरह, उससे ज्यादा मैं कुछ जानता नहीं और मैं जानना चाहता भी नहीं हूं। उसकी आंट ने बस ये 1-2 सवाल ही किए, वापस घूम के वो बर्तन लगाने लग गई। रामन थोड़ा डिप्रेस हो गया। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो आर्ग्यू करेंगे उसके साथ, वो डिफेंड करेगा अपनी पोजीशन। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसने फ्यू मिनट्स और वेट किया। उसकी आंट ने कोई भी ना जवाब दिया ना कुछ आर्ग्यू किया। चुपचाप वो अपने कमरे में चला गया, कुछ किताब पढ़ने लगा और वहीं उसको नींद आ गई। उसकी जब आंख खुली तो 4 बज रहे थे। किचन में गया तो देखा उसकी आंट थी नहीं। बहुत जल्दी चली गई थी आज तो, वो 5 बजे मंदिर जाती हैं, आज कहाँ चली गई? क्या अब वो परवाह नहीं करती हैं मेरी? ऐसे तो वो मुझे बताए बिना कहीं जाती नहीं थी, मगर वो मेरे लिए कॉफी तो बना रख गई हैं किचन में अंगीठी के ऊपर। ओह, इसका मतलब परवाह तो करती होंगी।
अपना कॉफ़ी पिया। फिर उसने सोचा, मैं लोगों की मूड स्विंग्स पे अगर देखता रहूं, मेरा तो काम बिजनेस कब होगा। अब आगे मुझे शादी करनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। आई बेटर गेट टू वर्क। वो पीछे अपने वर्कशॉप पे चला गया और वो अपने साइन बोर्ड्स बनाने लगा। उसको ऑर्डर मिले हुए थे साइन बोर्ड्स के, वो बना रहा था। 6:30 बज गए और उसे लगा ऑलरेडी मैं आज लेट हो गया हूँ डेजी के पास जाने के लिए, आई शुड रश। उसने फटाफट अपना ताम झाम लपेटा और बाहर जाने लगा तो उसको रास्ते में आंट मिल गई। उसने कहा कि आप मंदिर नहीं गए? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कोई अपना जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया। उसने कहा मैं आ रहा हूँ अभी, जरा मेरा सिल्क शर्ट लॉन्ड्री में दिया हुआ है, दुकान बंद कर देगा, मैं ले आ जाऊँ। लेके वो वापस 15 मिनट में आ गया। उसकी आंट हॉल में बैठी हुई थी और उन्होंने कहा, राम तुम मेरे सामने आके बैठ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक ओबीडियंट बच्चे की तरह रामन वहां सामने बैठ गया। आज उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि वो 20 साल पीछे चला गया और उसकी आंट शायद उसको अल्फाबेट्स तो नहीं पढ़ा रही थी। He was even today obedient towards his aunt. उसकी आंट ने बताया कि वो गई हुई थी तीसरे घर में रहने वाली आंडाल से मिलने। उनका पूरा परिवार, पूरा ग्रुप, वो लोग बनारस जा रहे हैं। तो वो कह रही थी मुझे भी तुम बनारस भेज दोगे? उसने कहा कब जाना है आपको और कब लौटोगे? तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन में जाएंगे और पहले वो लोग बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार सब जाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टॉप बनारस का होगा और उसका खर्चा उन्होंने बोला 750 रुपये लगेंगे। तो क्या तुम मुझे भेज दोगे? तो रामन अपने दिमाग में कैलकुलेट करने लग गया कि अभी शादी का जो बजट उसने दिमाग में बना रखा था वो, उसके अलावा उसके और बिल्स वगैरह थे। अभी वो अपने टूर का पैसा ले नहीं सकता था डेजी से, क्योंकि फॉर्म सबमिट होके ओके आए नहीं थे। ही हैड टू वेट फॉर दैट। और दूसरी बात, टूर के सारे बोर्ड्स अभी रेडी भी नहीं थे कि वो काम खत्म करके तो पैसे ले पाता। इससे पहले वो और कुछ सोचता। उसकी आंट ने कहा मैंने पोस्ट ऑफिस में 450 रुपये इकट्ठे करके रखे हुए हैं, तुम बाकी का पैसा अगर अरेंज कर दो तो। उसने कहा हाँ जरूर मैं कर दूंगा आपका इंतजाम। आप वापस कब आएंगे? उसकी आंट ने बस एक लंबी सांस ली। वैसे 750 रुपये में कुछ पैसे कम भी हो जाएंगे अगर वापसी का उसमें इंक्लूडेड नहीं हमें करवाना है तो। रामन ने कहा इसका क्या मतलब होता है? उन्होंने कहा मेरे बच्चे, मेरी इस उम्र में हम जैसे लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि इन पुण्य स्थानों के दर्शन करें और उसके बाद जिंदगी हम वहीं समाप्त करें। इससे ज्यादा बड़ा वरदान क्या हो सकता है हमारे लिए? इसलिए मैं तो यही चाहूंगी, चाहे मैं अगले 10 दिन में मरने वाली हूँ या 10 साल बाद, मैं वहां पे भगवान के चरणों में गंगा में स्नान करते हुए वहीं अपने प्राण त्यागूं। यही मेरी आखिरी इच्छा है। रामन थोड़ा हिल गया। उसने कहा आंट प्लीज मत जाओ। अब तो उसकी आवाज बिल्कुल भीख मांगने जैसी हो गई थी। आप जानते हैं, इनफैक्ट वो रोने लग गया था। वो उसने खुद भी नहीं रियलाइज हुआ। तो उसने कहा अगर आप मेरी शादी की वजह से जा रही हैं तो मैं अभी शादी नहीं करूंगा, आप मत जाइए। उसकी आंट ने कहा देखो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तीसरे घर से ही लोग जा रहे हैं, मुझे इसके बाद साथ कोई नहीं मिलेगा, ये छूट गया तो फिर रामन ने कहा ठीक है, अगर शादी कर भी लूंगा तो मैं उसके अभी यहाँ नहीं लेके आऊंगा, आप मत जाइए। उन्होंने कहा और तुम वहीं जाके रहोगे? इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा खैर एनीवे, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, तो तुम मुझे तो तीर्थ के लिए जाने दो। दोनों ही थोड़े इमोशनल हो गए। उसकी आंट ने कहा मुझे अगर पता होता कि तुम शादी करना चाहते हो, 1 दर्जन कुंडलियां मेरे पास आई थी तुम्हारे लिए। तो रामन ने कहा आप समझ नहीं रही हैं, मैं आज शादी इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे कोई लड़की से करनी थी, मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि मैं उसे प्यार करता हूं और वो मुझे खुश रखेगी। उसकी आंट ने आगे कहा मैंने उस लड़की के बारे में बहुत कुछ सुना है आसपास में, क्या वो घर से भाग आई थी? रामन ने सब कहानी उनको सुनानी चाहिए कि वो किस हालात में घर से आई, उसका नाम शायद लक्ष्मी गायत्री कुछ भी रहा होगा, उसके बाद वो कैसे बहुत मुश्किलों से उसने अपने आप को संभाला, बचाया उसने लोगों से क्योंकि वो अकेली लड़की थी, मद्रास आ गई और वहाँ किसी मिशनरी के हेल्प से उसने कैसे अपनी पढ़ाई पूरी करी और इतने एक अच्छे नोबल कॉज के लिए वो काम करती है।
इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। वो एक्सप्लेन करने की उसने कोशिश करी, बट इट वॉज फ्यूटाइल, डिड नॉट सीम टू हैव एनी इफेक्ट ऑन हिज आंट। रामन के बोलते हुए बीच में उसकी आंट उठी, भगवान का दिया जलाया और घर की बत्तियां जलाई। उसे समझ आ गया था शी वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट डेजीज बायोग्राफी। रामन एज यूजुअल तैयार होके जाने लगा। आज वो बहुत लेट जो हो गया था डेजी के पास जाने के लिए। तो उसके आंट ने कहा, तुम खाना खाने आओगे? उसने कहा, हाँ हाँ, मेरा कुछ बिजनेस का काम है, करके मैं खाना खाने तक आ जाऊंगा। वैसे वो आया अगले दिन दोपहर को ही, और जब रात को डेजी के पास गया, पूरी रात वो उसकी आंट के बारे में उसे डिस्कस करता रहा, और वो बहुत रोया भी कि मेरी आंट ने ऐसे कहा है, वो जाएंगी और वापस नहीं आएंगी। वो विजुअलाइज कर पा रहा था कि वहां एक अनाथ की तरह गंगा में उनकी डेड बॉडी फ्लोट कर रही हो। ही रियली क्राइड अ लॉट। डेजी ने मगर उसे बहुत प्रैक्टिकली कहा, तुम उन्हें क्यों रोकना चाह रहे हो? उनकी खुशी अगर उसी में है। मैं अगर इतनी ऑर्थोडॉक्स होती, इतनी सुपरस्टिशियस होती, मेरी खुशी भी शायद उसी में होती। तो मैं भी नहीं चाहती कोई मेरे रास्ते में कोई रोड़े डाले। व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप हर? अगर वो सब जगह दर्शन करने जाना चाहती हैं, उन्हें जाने दो। और तुम्हें क्या पता, ये कोई जरूरी थोड़ना है कि वो जाके अभी उसी हालत में मर जाएंगी। प्रोबेबली वो वहां ज्यादा खुश रहेंगी, भगवान के दर्शन करते हुए और 10 साल ज्यादा जी लेंगी। तो व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप हर? रामन के मन में आया, ये अपना रास्ता साफ करने के लिए तो मेरे को ये एडवाइस नहीं दे रही है, मगर उसने ये वाले फीलिंग्स अपने दबा लिए। अगले दिन दोपहर को जब रामन वापस घर आया, उसकी आंट उसके रूम में आई। दिस वॉज वेरी अनयूजुअल। उसको लगा, मैं पिछली रात को प्रॉमिस करके गया था आने के लिए, आया नहीं, तो नहीं कुछ पूछेंगी। बट शी वॉज वेरी ग्रेसफुल। उन्होंने वो टॉपिक छेड़ा भी नहीं। उन्होंने बस अपने पिलग्रिमेज की बात ही पूछी, क्या तुमने सोच लिया कि क्या करना है? मैंने वैसे टूर वालों से बात कर ली है, मेरे अगर वापस आने का खर्चा नहीं करना तो वो लोग 75 रुपीज और उसमें कम भी कर लेंगे। रामन को तो समझ नहीं आया इस चीज का क्या जवाब दिया जाए। फिर उन्होंने आगे कहा, मेरी बैंक को लिख देना कि मेरा मनी ऑर्डर आगे से बनारस भेज दिया जाए। मैं अगर हर महीने 20 रुपए वहां पे उन लोगों को दूंगी तो वो मुझे एक कमरे में एक कोना दे देंगे सोने के लिए और मुझे खाना दे देंगे। वैसे भी वहां पे शिव जी के मंदिर और गंगा घाट से ज्यादा इससे बड़ा मेरे को सिक्योरिटी रहने के लिए और क्या चाहिए। उनकी आंखों में वास्तव में वो खुशी तो झलक रही थी कि वो भगवान के सानिध्य में रहना चाहती हैं। और उन्होंने कहा, मैं जब बनारस पहुंच जाऊंगी सारा टूर करके, मैं तुम्हें कार्ड लिखूंगी, पोस्ट कार्ड। तो रामन ने कहा, कैसे लिखोगी आप? क्योंकि वो पढ़ना तो जानती थी मगर लिख नहीं पाती थी। तो उन्होंने कहा कि वहां पे जो गेस्ट जाते हैं उनके लिए चिट्ठियां लिखने के लिए लोग करवा देते हैं, वो हेल्प करते हैं। मैं तुम्हें कार्ड लिखूंगी और तुम 100 रुपए जरूर भेज देना, वो मैं वहां डिपॉजिट कर दूंगी। तो जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी अंतिम क्रिया संस्कार के लिए वो सब इंतजाम कर देंगे और तुम्हें इन्फॉर्म कर देंगे कि सब कर दिया है। उनकी आंटी ने आगे कहा, वैसे मैं कोई इमॉर्टली जीना तो चाहती नहीं हूँ, बस मैं अभी तक इसलिए जी कि मैं चाह रही थी तुम जिंदगी में कुछ मिस नहीं करो। रामन ने तुरंत टॉपिक चेंज किया क्योंकि दोबारा से वो कहानी सुनना नहीं चाह रहा था। जब बचपन में वो छोटा था, एक ट्रेन के एक्सीडेंट में कैसे उसकी आंटी और वो बस 2 जन सरवाइव किए थे। बाढ़ के कारण पूरा ब्रिज जो बह गया था उसमें उसके पेरेंट्स और घर वाले सब मारे गए थे। तब से उसकी आंटी ने उसको पाला था। मगर रामन का एटीट्यूड उस एक्सीडेंट की ओर एकदम इनडिफरेंट हो गया था। बहुत बार सुन चुका था, नथिंग टू डू अबाउट इट, सो ही डिड नॉट वांट टू हियर इट अगेन। रामन ने पूछा, जब भी मन करेगा आप वापस आएंगी ना? उसकी आंटी ने सीधा जवाब दिया नहीं। उन्होंने ये पूछा, क्या तुम इसी घर में रहोगे? रामन ने कहा, हाँ, मुझे तो ये घर बहुत पसंद है, मैं क्यों छोड़ूंगा और मैं कहाँ जाऊंगा? तो उसकी आंटी ने पूछा, क्या डेजी को ये घर पसंद आएगा? रामन को खुशी हुई कि वो उसकी पसंद की परवाह कर रही थी। तो उसने कहा, आप उससे मिलती और उसको पहचानती तो सही, वो बहुत सिंपल है, वो छोटी छोटी चीजों में खुश रहती है, बड़ी बड़े उसके ख्वाब नहीं है, ना उसकी बड़ी कोई जरूरतें होती हैं। आंटी ने पूछा, तुम कब शादी कर रहे हो? तो रामन ने कहा, बहुत जल्दी ही कर लेंगे। क्या आप रहकर हमारी शादी में हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहती हैं? आप देखना नहीं चाहती? तो उसकी आंटी ने बहुत कोल्डली कहा, नहीं बेटा, मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ, अब मुझे जाना चाहिए।
रामन ने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करा। वो नहीं चाहता था कि जब उन्होंने यहाँ पे से जाने का सोच लिया है और इतने अच्छे कॉज के लिए जा रही हैं, वो खुशी खुशी जाएं और मैं उनके साथ आर्ग्यू ना करूं। तो उन्होंने पूछा, कैसी शादी करने वाले हो? उसने कहा, बहुत सिंपल तरीके से ही शादी करने वाले हैं। एक्चुअली रामन ज्यादा डिटेल में बताना नहीं चाह रहा था कि वो कैसी शादी करने वाले हैं। 5 तरीके की शादी के बारे में पढ़ के डेजी और रामन ने डिसाइड किया था वो गंधर्व विवाह ही करेंगे, यानी कोई फॉर्मेलिटी नहीं। When the two souls want to live together, तो उन्हें बस अपनी जिंदगी शुरू करनी चाहिए, दोनों का ये मानना था। डेजी ने कहा था, एक दिन चूज करके हम दोनों साथ में रहना शुरू कर देंगे। और रामन ने कहा था, और तुम अपने आप को मिसेस सो एंड सो कहलाओ कि? उसने तो साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपना नाम बिल्कुल नहीं चेंज करूंगी। रामन को तो एक ब्लो आया पहला। उसके बाद उसने 2 कंडीशंस भी रखे थे। पहली बात, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। इफ बाय चांस एक बच्चा हो जाता है, मैं उस बच्चे को दे दूंगी और मैं बिल्कुल फ्री रहूंगी अपना काम करने के लिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में एक मोटिव से आई हूँ, एक अच्छा काम करने आई हूँ, जो कि मैं इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से फुर्सत नहीं कर सकती। बहुत सी औरतें इसी सब में पड़ के और उलझ जाती हैं। ये काम मैं नहीं करूंगी और तुम मुझे कोई सवाल नहीं करोगे। जिस दिन तुम्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आया और तुमने कोई सवाल किया, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। रामन ने उसके सारे कंडीशंस एग्री कर लिए थे, बल्कि ये भी कह दिया था कि जिंदगी में कोई भी फैसला सबसे पहले तुम ही लोगी। रामन ने कहा था, मैं शांतनु महाराज की तरह ही चुप रहूंगा, और उसने शांतनु की महाभारत से कहानी सुना डाली डेजी को। रामन को तीसरे घर में रहने वाली लेडी आंडाळ से मिलके उनके ट्रिप के सारे स्टैटिस्टिक्स समझने थे। वो उनके घर गए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की वाइफ थी और बहुत इम्पोजिंग, फैट और बहुत एग्रेसिव लेडी थी। ही वॉज हैप्पी। हाँ, इनके पास तो मेरी आंट बिल्कुल सेफ रहेंगी, है ना, तो आई डोंट हैव टू बॉदर मच। उन्होंने उनसे बात करी और पैसे उन्होंने बता दिए, 675 रुपीज़ देने हैं। रामन बैंक चला गया। अपने अकाउंट से उन्होंने सफिशिएंट कैश पूरा इकट्ठा किया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी आंट अपने पैसे यूज़ करें, यानी वो चाहता था कि उनके आंट के पैसे उनके पास सेफ रहें और उनकी ट्रिप की पूरी स्पॉन्सर वो खुद कर दे। 675 रुपीज़ लाकर उन्होंने आंडाल को उनके हाथ में दे दिए। और हाँ, आंडाल तो बहुत बातूनी थी, गॉसिपर। कहने लग गई, ये मैं क्या सुन रही हूँ? पहले बार तो उन्होंने बोला कि तुम कोई खाना बनाने वाली लेके आए हो, तो हाँ, तुम्हारी आंट फिर वापस क्यों आई यहाँ पे? अब जब वो कैश ले आया तो कहने लग गई, ये हम क्या सुन रहे हैं कि तुम कास्ट से किसी और दूसरे कास्ट में शादी कर रहे हो। उसने कह दिया, ये सब झूठ है और लोगों की बातों पे आप ध्यान मत दिया करिए। वो उनकी बातें बस चुपचाप इसलिए सुन रहा था क्योंकि वो जब बहुत छोटा बच्चा था तब से वो इस लेडी को जानता था, इनकी नेबर थी, और उसका एक ही प्लस पॉइंट था, उसकी आंट की ओर उसका डिवोशन इतना ज़्यादा था, यानी उसकी आंट का वो पूरा ख्याल रखेंगी। उसने कहा, क्या तुम मेरी आंट को वापस नहीं लेके आओगी? उसने कहा कि वो क्यों आए तुम्हारे पास वापस? हर इंसान का ये आखिरी इच्छा यही होती है कि वो बनारस जैसी जगह पे अपने प्राण त्यागें। तुम्हारे लिए उन्होंने इतना कर दिया, अभी भी तुम चाहते हो तुम्हारे लिए घूमती रहे यहाँ पे? अब तुम अपनी जिंदगी चलाओ, चलाने वाले हो, उनको छोड़ दो। रामन ने उनको कैश पकड़ाया और वो वहां से निकल गया। घर में उसकी आंट की ट्रिप की प्रिपरेशंस बहुत एलैबोरेट थी। उनका अपना सामान तो एक छोटे से जूट बैग में आ गया बस। हाँ, उनके पास इंस्ट्रक्शंस का ढेर अंबार था। शाम को रामन ऑल्सो सॉ टू इट कि वो अपनी आंट के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। उतना तो कम से कम उनका हक बनता था ना। वो डेजी के घर जाके जल्दी आ जाया करता था, अनलेस एंड अनटिल डेजी उसको ऑफिस भी बुलाया करती, क्योंकि डेजी को काम करने के लिए भी रामन से बेटर और कोई नहीं मिल पाया था ना। वहाँ के साइन बोर्ड्स और बहुत सारे वो उससे बनवाती थी। खैर, आंट रोज शाम को मंदिर जाती थी और जब वापस आती थी तब तक रामन वापस आ जाता था और वो साथ में खाना खाते थे। और आंट जो कुछ दिन पहले साइलेंट मोड में चली गई थी, शी रिकवर्ड दैट। वो अपने नॉर्मल पहले वाले मूड में आ गई। अपने ग्रैंडफादर की कहानी दोबारा सुनाना और भगवान की जो कथा वो मंदिर से सुन के आती थी वो आके रोज रामन को सुनाना। और उनके पास इंस्ट्रक्शंस इतने थे
देखो, 2 साल के लिए चावल चुन के बिन के रख दिए गए हैं, वेस्ट मत करना। और चेटियार की दुकान वाले ने नए बिल्कुल ताज़े तिल मंगवा के उसका तेल निकलवा के दिया है। 2 साल तक वो तेल चलेगा। हर 10 दिन में एक बार कैन खोल लेना ताकि वो खराब नहीं हो जाए। और अचार तो कई महीनों तक चलेगा। जो भी ये सब चीज़ हैंडल करने वाला हो उसे ये सब चीज़ बता देना। वो डेजी को ऐसे इनडायरेक्टली रेफर करती थी। आज रामन को समझ आया, मुझे पौष्टिक आहार खिलाने के लिए और हमेशा आगे से आगे खाने का सामान इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कितनी मेहनत करी है। घर में तो एक पूरी इंडस्ट्री चलती रही, मुझे कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ। बस मुझे तो एकदम न्यूट्रिशियस फूड हमेशा मिलता रहा। पूरी दोपहर को उनके पास एक काम हमेशा होता था कि रोज डब्बों से निकाल के चावल बिनती रहती थी। और इतना 2 साल के लिए चावल बिन के रख दिया उन्होंने उसके लिए। जूट बैग में जो उनका सामान था वो बस कुछ सफेद साड़ियां, एक पीतल के डब्बे में विभूति माथे पे लगाने के लिए, एक मूंगे की माला फेरने के लिए और चांदी के भगवान के 2 विग्रह, एक कृष्ण जी का, एक गणेश जी का। और वो कहती, ये मुझे मेरे पापा ने दिया था। रामन ने कहा, आपके थैले में तो और बहुत जगह है, आपको रास्ते में जिस सामान की जरूरत पड़ेगी आप कुछ ले क्यों नहीं लेती हैं और रख लीजिए। उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी और चाहिए नहीं, इसमें इतनी ही जगह है कि इसमें मेरा एक शॉल आ जाए और कुछ चिड़वा जो कि 2 हफ्ते तक चल जाए। बाकी तो लोग कहते हैं इस देश में हर जगह छाछ और केला और चिड़वा मिलता ही है, तो मुझे और कुछ चाहिए नहीं। रामन को पता था दिन भर में एक ही टाइम खाना खाते हुए उन्हें अब उनकी आंटी को बहुत साल हो चुके थे। आज रामन को अपनी आंटी की सिंप्लिसिटी दिखाई दे रही थी और उन्हें अब समझ आ रहा था कि इन्होंने एक संत की तरह कैसे जिंदगी जी है। अलावा मंदिर जाने के उनकी जिंदगी का एक ही एम रहा, वो था मेरा ध्यान रखना, हमेशा मेरे लिए खाना बना के रखना, मेरे मूड के हिसाब से मुझे देख के बात करना। और जब भी मैं डेजी के घर चला गया होऊंगा, आया ही वापस नहीं होऊंगा बिना बताए, सच में इन्हें बहुत तकलीफ रही होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आंटी ने दिया, सुबह 4:30 बजे दूध वाला अपनी गाय लेके आ जाता है। सुबह किसी न किसी को खड़ा होना पड़ेगा दूध दुहाने के लिए, वरना वो पानी मिला देता है। सडनली रामन को रियलाइज हुआ, अगर इतना प्योर क्रीमी दूध और दही मुझे नसीब हो पाया वो सिर्फ इनकी वजह से। सुबह 4:30 बजे उठ के दूध वाले के पास खड़े होके इन्होंने दूध निकलवा के मेरे लिए इतना प्योर दूध इंतजाम किया। मैंने इतना पौष्टिक आहार खाया पिया, इधर उधर में घूमता भटकता रहा, गॉसिपिंग करता रहा और जाके डेजी के घर में बैठा रहा। सडनली उसे रियलाइज हुआ रामन को, इन सब पिक्चरों में डेजी कहाँ फिट होगी? क्या वो सुबह 4:30 बजे उठ के दूध दुहा के लेगी? क्या वो अचार के और तेल की बोतलों को खोल के हवा दिया करेगी? उसको तो ऐसे उसने अपना कल्चर बनाया है कि वो इन सब काम करने के लिए पैदा वो नहीं हुई है। हाउ विल शी फिट इनटू दिस पिक्चर? अचानक से रामन इमोशनल होके उन्होंने अपनी आंटी से कहा, आपको जितना घूमना है घूमिए, जहाँ जाना है जाइए, मगर प्लीज आप बनारस वापस आ जाइएगा। यही आपका घर है और यही आपका कल्चर है। उसने मन में सोचा, आंटी इन सब कामों से अपने आप को दूर कैसे रख पाएंगी? कितने सालों से वो यही सब कुछ तो करती आ रही हैं, क्या वो रह पाएंगी ये सब छोड़ के? उनकी आंटी ने कहा, तुम्हें मैंने बता दिया ना, मैंने बहुत साल घर गृहस्थी को दे दिया, अब मैं इस संसार के बंधनों से छुटकारा पाना चाहती हूँ। कह तो रही थी मगर वापस संसारिक बातों में आ गई। चेट्टियार की दुकान को मत छोड़ देना, तुम जो सामान बोलोगे कहीं ना कहीं से मंगवा के दे देगा। और हाँ, हर ट्यूसडे को सब्जी वाली आती है। और वो अंदर गई, कुछ उन्होंने मार्क्स करे हुए थे दीवार पे, उसे काउंट करके आके बताया, 3 रुपए 15 पैसे उसको देने बाकी हैं, उतना दे दोगे तो अभी तक का उसका अकाउंट सेटल हो जाएगा। और हाँ, वो सुबह 10 बजे आती है, तुम रहोगे घर पे या कोई रहा करेगा घर पे उससे सब्जी लेने के लिए? रामन समझ गया था कि आंटी को पता था कि डेजी ये सब काम तो करने वाली नहीं है कि वो घर में रह के सब्जी वाली का इंतजार करे। उसकी आंट ने आगे कहा, और हाँ, हर शुक्रवार को मंदिर में जो गुल्लक है उसमें मैं 10 पैसे डालती हूँ। 30 साल से जब से मैं इस घर में आई हूँ, एक दिन बार भी मैं चूकी नहीं हूँ, तो तुम जब भी गुजरो तुम भी वहां डाल दिया करना। वो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, याद रखना।
रामन की आंटी को गए हुए अब 3 दिन हो चुके थे। रामन घर के कोने कोने पे जाके आवाजें सुन रहा था, उसको अपनी इको आ रही थी बस। अब वो सोचने लगा यहाँ पे मैं क्या चेंजेस करूं सो दैट टू वेलकम डेजी। उसको ये सब काम तो पसंद नहीं है, हाउसकीपिंग वगैरह। उसने कहा था आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ हाउस और हाउसकीपिंग। घर किस लिए चाहिए होता है? उसके हिसाब से घर सिर्फ धूप और बारिश से बचने के लिए एक रिटायरिंग प्लेस ही था। उसके भी सामान आंटी की तरह ही, आंटी का एक जूट बैग में आ गया, उसका एक टिन बॉक्स में आ गया था और एक बैग। फर्नीचर उसका बस एक बैम्बू की टेबल, एक कुर्सी ताकि वो बैठ के लिख पाए, इससे ज्यादा कुछ था नहीं। जब रामन ने उसको कहा थोड़ा बहुत है, एक मॉडेस्ट फर्नीचर हम ले सकते हैं, तो उसने कहा कि मेरी जिंदगी में यही मेरे फर्नीचर हमेशा मेरे साथ दिए हैं, मेरे लिए ये बहुत है, तुम अपने लिए चाहे कुछ भी कर लो। रामन को ये सब चीजें बहुत ऑड नहीं लगी। ठीक है, वो उसकी सोच है, बस उसको बॉदर एक चीज करती थी, हर चीज में वो मेरा या तुम्हारा ही करती थी। टुगेदरनेस वाला तो कॉन्सेप्ट वहां था ही नहीं। दिस रियली बॉदर्ड रामन। तो रामन ने सोचा ये उसकी बनावट वैसी ही है, उसके नेचर की बनावट है, तो इसके लिए अब कुछ करा क्या जाए, कुछ कर तो सकते नहीं है, दैट्स ओके। डेजी ने सब नोशंस इन सब का रिजेक्ट कर दिया था कि जस्ट बिकॉज कि हम साथ रहेंगे व्हाई शुड वी चेंज अवर लाइफस्टाइल। तो रामन ने सोचा था कि जब वो साथ में रहने आएगी, क्या पता मैं उसको पर्सुएड कर पाऊं, कम से कम एक मैट्रेस पे सोया करेगी। मगर हुआ ये कि वो खुद भी मैट पे ही सोता रहा। तो एनीवे, उसने उसकी किसी चीज में ऑब्जेक्ट करने का सोचा भी नहीं, क्योंकि पहले से ही ये तो एग्रीमेंट हुआ था ना, वो किसी भी चीज में ऑब्जेक्ट करेगा या डाउट एक्सप्रेस करेगा और बीवी तो गई हाथ से, वो तो चली जाएगी उड़ के। खैर, अब अपने घर में रामन काम करने लगा। पूरा घर उसने व्हाइट वॉश वगैरह करा के ठीक ठाक किया। हालांकि डेजी बिल्कुल कोई चीज से पर्टिकुलर नहीं थी, मगर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कम से कम एक नीट एंड टाइडी रूम, कमरा और घर वो रखे डेजी के आने से पहले। किचन में उसने जो पुराना अवन यानी जो अंगीठी थी उसे उसने छुपा के कहीं रख दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ सेंटिमेंटल वैल्यू कि उसे बाहर नहीं निकाले। उसके बजाय वो हॉट प्लेट ले आया, ग्लास और एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह ले आया, और जो पॉट होता था चावल बनाने वाला वो होता था कांसे का था, पुराने जमाने का था। अब तो वो एंटीक पीस बन जाएगा, मैं इसमें कैसे पकाऊंगा? वैसे भी किचन का काम तो मुझे करना पड़ेगा ना, तो उसको तो अब चावल बनाने के लिए मॉडर्न रास्ता ही चाहिए था। जो उसकी आंटी का पूजा का रूम था करीब 10 फीट का, वो डेजी के लिए एलोकेट करा उसने। वहां वो अपना स्टूल, टेबल, चेयर लगा के अपना काम कर सकती थी, और अपना डोर चाहिए तो बंद कर सकती थी। उसे हमेशा अकेले रहने की जो आदत थी, और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं उसे नॉक कर लिया करूंगा। वो ये सब थॉट्स सोचने लग गया, डेजी के बारे में सोचने लग गया, और सोच रहा था कि मैं एक पूरी जिंदगी इसके साथ काट सकूंगा। उसे डाउट्स आ गया, ये मेरे को पजल लगती है। बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए, बाई चांस हो गया तो वो उसे डोनेट कर देगी किसी होम को, और अगले साल अगर दूसरा हो गया तो वो भी मतलब वो डोनेट करती जाएगी। ऐसे ये उल्टे सीधे ख्याल उसके मन में आ रहे थे। हाउ एम आई गोइंग टू पुट अप विथ हर द होल लाइफ टाइम? यानी इस गंधर्व विवाह को मैं कैसे निभाऊंगा? खैर, गंधर्व विवाह ही तो है, जितना आसानी से बन रहा है शायद उतनी आसानी से टूट भी जाएगा। एक दिन डेजी ने एक सरप्राइज विजिट किया उसको घर पे। रामन बहुत खुश हुआ, उसने सब जगह दिखाया उसको कि क्या क्या उसने चेंजेस किए हैं। शी वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। उसने कहा कि कोई एक्स्ट्रा चीजें करने की कोई जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट कंफर्टेबल, जो जैसा है सबको वैसे ही रहने दो। तो रामन ने कहा तुम चाहे कुछ भी बोलो, इस एक बात के लिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मैंने ऐसा ऐसे सोचा है कि कौन कौन सा कलर का पेंट करना है किचन में, हॉल में, एंड यू जस्ट लेट मी डू इट। तो उसने कहा जैसे तुम्हारी इच्छा हो करो। तो रामन ने सब उसको एक्सप्लेन करना शुरू किया। डेजी ने न तो कोई जवाब दिया, बस वो सर हिलाती रही हर चीज के लिए। शी वॉज नॉट कंसर्न्ड एट ऑल।
फिर वो उसको पूजा वाला रूम दिखाने ले गया कि उसने जो चेंजेस किए थे, और उससे कहा कि तुम यहाँ पर अपना रूम बना सकती हो। डेजी ने कहा, मुझे जहाँ तक ध्यान है यहाँ पे तुम्हारी आंटी की पूजा का कमरा था, वो मूर्तियां कहाँ रखी तुमने सारी? उसने कहा, वो सामने कबोर्ड में मैंने रख दी। तो डेजी ने कहा, कबोर्ड में रख दी मूर्तियां? उसने कहा, हाँ। क्यों? तो वो मजाक करने लग गई, क्यों, तुम्हारे पास तो सब कहानियां होती हैं पुराणों से, कबोर्ड में मूर्तियां रखी हुई बाहर नहीं आती हैं अपने आप? उसने कहा कि अभी तक तो मैंने ऐसा सुना नहीं है कुछ। और हाँ, वो बाहर आके, डेजी ने कहा, बाहर आके वो इंसानों के कान नहीं मरोड़ती? तो रामन ने कहा, मैंने ये कहानी जरूर सुनी है कि देवलोक से भगवान रूपी लोग इंसानों के बीच में आके और रिप्रोडक्शन जरूर करते हैं। गॉड्स मेक डेमी गॉड्स हियर। क्यों? रामन ने कहा, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है कि वहां पे भगवान लोगों को कबोर्ड में बंद करके उनके साथ में रहना? तो मैं उनको शिफ्ट करके दूसरे कबोर्ड में रख देता हूँ। तो जब इसने अपने डाउट्स एक्सप्रेस किए तो रामन ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मेरी आंटी के जितने पूजा पाठ करते हुए किसी को नहीं देखा, और उनके इन भगवान में उतनी होलीनेस, सेरेनिटी जो है वो मेरी आंट की पूजा की वजह से। तो डेजी ने कहा, फिर तुम उनको अपनी जगह पे वापस स्थापित कर दो, वो जहां थे वहीं पे उन भगवान की मूर्तियों को वापस रख दो। उसके बाद हॉल का डोर अंदर से बोल्ट कर लिया उन लोगों ने, और बहुत अच्छा मौसम दोपहर का हो रहा था। रामन वॉज ट्राइंग टू एम्ब्रेस हर, मगर उसने उसको झटक दिया। हर चीज का वक्त और समय होता है। अब रामन सोचने लग गया, कब जॉली मूड, कब गुड मूड, कब नॉट गुड मूड, when she will go in silent mode, when she will go in talking mode, when she goes in some jovial mode। ये तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। मैं कितनी चीजों का ध्यान रख के उसके बाद अपने स्टेप्स को आगे लूं। आई हैव टू ऑलवेज बी वेरी केयरफुल कि उसका कब किस चीज का मूड है। ये सब कब तक चलने वाला है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और उसने बाद में हॉल दिखा के बोला कि ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ चाहिए तो तुम कुछ चेयर्स अरेंज कर सकती हो, तुम्हारे विजिटर्स को एंटरटेन कर सकती हो। उसने कहा, कोई विजिटर्स घर में एंटरटेन्ड नहीं है। एनीवन वांट्स टू विजिट शुड कम ओनली टू द ऑफिस। और मेरे लिए ये जितनी चीजें हैं, मेरी बेसिक नेसेसिटीज, दे आर सफिशिएंट फॉर मी। तुम अपने लिए जो चाहिए कर सकते हो। रामन अब फेडअप हो चुका था। ये आई कब तक चलने वाला है? आई और मी से ज्यादा तो ये ऊपर उठती नहीं है। कभी इसकी डिक्शनरी में वी यानी हम और हमें ये तो होता ही नहीं है। ये ऐसे कब तक चलने वाला है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। बेड भी रात को, आई वेरी मच डाउट वो अपने कमरे में जाके बंद करके बोलेगी कि मुझे तो काम करना है। मुझे तो उसके भी कोई आसार अब कम दिखाई दे रहे हैं। ये क्या मैरिड लाइफ होने वाली है और ये कैसे चलने वाली है? रामन ने जब किचन दिखाया और उसने जो नए अरेंजमेंट्स करे वहां पे इलेक्ट्रिक हॉट प्लेट वगैरह लगा के, डेजी का कोई कमेंट नहीं था। उसके हिसाब से खाना बनाना और खाना खाना बिल्कुल फ्रिवलस काम था। इस देश में कितने लोग हैं जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, और वो औरतें जो घर को देखने के लिए और सिर्फ खाने के लिए तो इतना टाइम और ये सब स्पेंड करती हैं। हर चीज को स्टोर करना, उसको कैसे स्टोर करना, मोस्ट यूजलेस जॉब। वो कहने लगी, मेरे लिए तो किसी भी रेस्टोरेंट से जरा सा खाना आ जाए, आई एम सफिशिएंट, डन विद इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगेन मैं और मेरा खाना, बस। मैं से आगे हम पे तो वो कभी गई नहीं। रामन ने उसके बाद अपना कमरा दिखाया। उसका कोई कमेंट नहीं था डेजी का, सिवाय इसके कि तुम्हारी स्ट्रेंज बुक्स हैं। उसे ये नहीं बोल पाया, आई एम प्लानिंग टू मेक दिस आवर बेडरूम। खैर, उसके बाद वो पीछे ले गया, उसने कुआं दिखाया और पीछे से नदी दिखाई दी। डेजी ने कहा, तुम्हारे घर के पीछे ये जो तुम्हारी नदी है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। अगेन शी सेड योर हाउस। अभी भी उसने ये नहीं कहा अवर हाउस। फाइनली रामन के रूम में बेड के रोल के ऊपर जाके डेजी लीन करके लेट गई। शी वॉज वेरी टायर्ड एक्चुअली। उस समय जाके रामन वॉज वेरी केयरफुल नॉट टू सिट बिसाइड हर एंड नॉट टू अपसेट हर, बट उसने खुद ही वॉलंटियर किया डेजी ने और उसे वेलकम किया। दोनों जब बहुत क्लोज हो गए, रामन ने ये अपॉर्चुनिटी उठाया और कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ।
और उसने उसको पूछ लिया कि तुम यहाँ कब शिफ्ट हो रही हो। उसने बोला कि 10th को मेरा फ्लैट का लीज खत्म हो रहा है। तो रामन ने कहा बिल्कुल नॉट नेसेसरी दैट यू रिन्यू इट, बस तुम अपना सब सामान पैक कर लेना, मैं टैक्सी को बोल दूंगा, मैं जानता हूँ उसको, एंड यू कैन जस्ट मूव हियर। तुम सुबह 6 बजे ही आ जाना। उसने कहा नहीं, कम से कम तुम 8 बजे कर दो। आधी नींद में ही वो बोल रही थी। एंड देन उसके बाद तो रामन ने जो भी सवाल किया उसके कान में नहीं पड़ा। शी स्लेप्ट अवे। 9th को दोपहर को रामन उसके ऑफिस में गया था। नेक्स्ट डे उसको शिफ्ट होना था ना, तो कुछ लेडीज वहाँ आई हुई थी, और जब वो चली गई डेजी ने उसको क्वेश्चनिंग तरीके से देखा, यानी पहले की कोई इंटीमेसी या क्लोजनेस कुछ भी उसके चेहरे पे आंखों में नहीं छलकी। बहुत ऑफिशियली बिहेव कर रही थी। रामन को ऐसा लगा मानो वो पहली बार मिल रहे हो ऑफिस में। डेजी उसे एक्सप्लेन करने लग गई कि अभी जो लेडीज आके गई वो नगारी से आई थी, और वो ऐसी जगह थी जहां पे पिछले 1 साल में 30% पॉपुलेशन हाइक हो गया। उसके सामने चार्ट्स रखे हुए थे, वो कुछ नोट्स लिख रही थी, सारे स्टैटिस्टिक्स स्टडी करते हुए ही बात कर रही थी। तो रामन ने पूछा ये इतना कैसे बढ़ गया? तो कहने लगी हाँ, यही मुझे जाके चेक करना है, वो लोग मुझे बुलाने ही आए थे, तो मुझे तो अब शाम को उनके साथ निकलना पड़ेगा। रामन को तो थोड़ा अचरज हुआ, उसे समझ नहीं आया ये क्या डिसीजन था। उसने बस ये पूछा क्या तुम चाहती हो कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊं? तो उसने कहा नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अभी पहले जाके उनसे मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ साइन बोर्ड्स लगाने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ सिर्फ 1% लिटरेसी रेट है, कोई कुछ पढ़ ही नहीं पाएगा, तो सिर्फ बात करके ही लोगों से के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। रामन से रहा नहीं गया। उसने कहा मैं तो ये पूछने आया था कि तुम चल कब रही हो, शिफ्ट कब कर रही हो? डेजी सोचने लग गई अब तो इतना ही हो, उसने बोला। रामन अभी तक थोड़ा हाइपर हो चुका था, उसको समझ आ गई थी बात। उसने कहा मैं सबसे पहले जाके नीचे खड़े होके सबके बीच में बोलने वाला हूँ कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है। मैं सबको बताऊंगा कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और पिछले कितने समय से हम पति पत्नी बन के ही जी रहे हैं एक साथ क्लोजली। डेजी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम्हारा मेंटल स्टेबिलिटी अब जा रहा है। रामन बिल्कुल वैसे ही हो चुका था। He was not able to handle the situation. जब उसने ये सब बात करी तो डेजी वहां से उठ के आई और उसने उसके हाथ को पकड़ा। रामन बिल्कुल अगेन डूब गया, उसकी हर्ब्स की जो खुशबू आती थी डेजी के पास से, उसमें डूब गया। उसने कहा कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकती हो। उसने कहा बस। डेजी ने कहा अब ये खत्म है। रामन ने कहा व्हाट? कह रही है हाँ, अब ये और आगे चल नहीं पाएगा। रामन ने कहा तुमने मुझे ये कहाँ ला के खड़ा कर दिया, मेरी आंट भी चली गई इस वजह से। तो डेजी ने कहा अच्छा है वो चली गई, सारी जिंदगी तुम्हारे लिए पका पका के वो खिला रही थी, उन्हें भी छुटकारा चाहिए था, तो तुम अभी भी उनको अपने पास इसलिए रखना चाहते थे कि वो तुम्हारी देखभाल करती रहें, उनकी अपनी कोई ख्वाहिशें नहीं थी। अच्छा है वो चली गई। ये तो उसके थॉट्स थे। रामन ने कहा ठीक है, अब मैं सबको जाके बताऊंगा और मेरे सबसे पहले ऑडियंस वही होंगी जो लेडीज यहाँ आने वाली हैं। डेजी ने कहा मैं आज ही जा रही हूँ और वो लेडीज अभी आने वाली हैं मुझे लेने के लिए। वे बात करते हुए बाहर से आवाजें आई चढ़ने की और 3 औरतें आ गईं। और रामन ने पूछा ये कौन है? डेजी ने कहा ये हमारी वॉलंटियर्स हैं जो नगरी में वर्क करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं। तो रामन से रहा नहीं गया। उसने उन लेडीज से पूछा अच्छा आप वॉलंटियरिंग करती हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, 1 साल में 30% पॉपुलेशन रेट बढ़ा कैसे वहां पे? वो लोग बिल्कुल अबैश्ड हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं, हम अब उस पर काम करेंगे। वहां से डेजी ने कहा अब ये ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैं जो जा रही हूँ। तब तक उन औरतें ने पूछा ये कौन है? रामन कुछ जवाब देने लगा तो डेजी तो थोड़ी परेशान हो गई थी, ये करती रही। तो रामन ने खुद कहा आई एम अ पेंटर ऑफ साइंस। तब डेजी ने बात वहीं से पकड़ ली, इन्होंने मेरे लिए बहुत काम किया है और बहुत यूजफुल रहे हैं ये मेरे काम में। और उनसे कहा रामन से उसने मिस्टर रामन क्या आप ये रूम के
विंडोज को जरा क्लोज करने के लिए मेरी मदद करेंगे प्लीज? तुरंत रामन ने उसकी बात मानी और वो लेडीज ने आके कहा कि आप डेजी को कि आपका सामान सब पैक हो चुका है और गाड़ी में रख दिया गया है और ये चाबी हम आपके कमरे की ले आए हैं और आपने जैसे बोला लैंडलॉर्ड को हमने वो दे दी है चाबी। ये कह के वो लेडीज उतर गई और डेजी अब अपना ऑफिस बंद करने वाली थी तो रामन ने वही अवसर पाया कॉरिडोर में अंधेरे में और उसने पकड़ लिया और उसने कहा तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती हो। उसने कहा कि अब मेरी जिंदगी का ये मकसद नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद कुछ और था। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, कोई भी लड़की तुम्हें पाके बहुत खुश होगी, तुम्हारी सारी क्वालिटीज है, किसी अच्छी लड़की को देख के, तुम्हारे टाइप की लड़की को देख के शादी करना और तुम सेटल हो जाना। रामन ने कहा अगर तुम मेरे को इतना प्रॉमिसिंग पाती हो तुम कैसे मेरे को छोड़ के जा सकती हो? उसने कहा मेरी जिंदगी का कुछ और प्लान बनाया गया है। रामन ने कहा किसने बनाया प्लान तुम्हारी जिंदगी का? उसने कहा वो सब बात मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, बस मुझे जाने दो। रामन ने कहा तुम बस मुझे प्रॉमिस करो जब भी तुम वापस आओगी मेरा घर तब भी तुम्हारे लिए खुला रहेगा और तुम मेरे पास वापस आओगी। उसने कहा मैं ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं कर सकती, अभी मुझे पहले तो 3 साल लगेंगे इन लेडीज के साथ जिन जिन विलेजेस में मुझे काम करना है, एटलीस्ट 3 years इट्स गोइंग टू टेक, सो आई कैनॉट मेक एनी प्रोमिसेस टू यू। नीचे गए, रामन ने गाड़ी का दरवाजा पकड़ के रखा, देखा वही गफार टैक्सी वाला था। रामन ने सारी लेडीज को गुड बाय कर दिया, गाड़ी आगे चली गई हिल्स की ओर। तब तक वो खड़ा रहा, उसके बाद उसने अपनी बाइसाइकिल उठाई और जेजी जो इसको चाबी दे गई थी अपने ऑफिस का नीचे डिपॉजिट करने के लिए, उसे उठा के उसने फेंक दिया विथ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। नाउ आई हैव माई ओन वे ऑफ लाइफ। और वो वापस अपनी जिंदगी की ओर गया, अपने बोर्डलेस रेस्टोरेंट में गया जहाँ पर सब लोग अपनी अपनी जिंदगी माइंड करते हैं और किसी दूसरे की जिंदगी में इंटरफेयर नहीं करते और सब मजे से जीते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे प्रोटैगनिस्ट की कहानी, यानी रामन की कहानी। अब वो वापस फ्री बोर्ड हो गया था ना। कैसी लगी आपको कहानी? कैसे लगा आपको आर.के. नारायण जी का राइटिंग स्टाइल? Send us your comments and your feedback of the story on our YouTube channel. So please subscribe to Radio Udan on YouTube as well.